स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 नवंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि झारखंड में शानदार जीत के बाद आरजेडी गदगद हो गई है। अब ऐसा लग रहा है कि बिहार में खेला होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने इसके बड़े संकेत दे दिए हैं। जी हां, आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झामुमो कांग्रेस आरजेडी गठबंधन ने 81 में से 56 सीटें जीत करके शानदार वापसी की है। दूसरी ओर भाजपा और उसके सहयोगी पार्टियों ने हेमंत सोरेन को सत्ता से बेदखल करने और फिर डबल इंजन की सरकार बनाने की उम्मीदें लगाई थी, लेकिन वे पिछले चुनावों से भी खराब प्रदर्शन करते हुए 24 सीटों पर ही सिमट गई। वहीं पर इस बार राजद भी झारखंड में 4 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब रही। देवघर, गोड्डा, विश्रामपुर और फिर हुसैनाबाद में राजद ने जीत दर्ज की है। जब विश्रामपुर विधानसभा सीट पर राजद प्रत्याशी नरेश प्रसाद सिंह के जीत पर प्रखंड में जश्न का माहौल रहा। अब झारखंड में राजद के इस कमाल के बाद बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा भी तेज हो गई है। जब राजद नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने भाजपा के नारे एक है तो सेफ है पर कहा कि अलग कौन है, जब सब तो एक ही है, ये देश एक है, जब राज्य एक ही है तो फिर अलग कौन है। नफरत फैलाने का काम भाजपा करती है। उन्होंने कहा कि ये लोग 2024 में झारखंड हारे हैं और 2025 में बिहार भी हारेंगे। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने घोषणा की है कि बिहार के 17 जिलों में जल्द ही 50 नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि CHC खोलेंगे। जब बिहार सरकार ने इन केंद्रों के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। खबर के अनुसार सरकार के इस फैसले से खास करके ग्रामीण और फिर दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को त्वरित इलाज उपलब्ध होगा। इन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण से इन जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा और स्थानीय लोगों को उनके घर के पास उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा मिलेगी, जिससे इलाज की प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक और त्वरित बनाया जाएगा। दोस्तों बिहार में विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की जीत को चिंता का विषय करार देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी नीति गठबंधन दशकों से राज्य के दीर्घकालिक पिछड़ेपन को दूर करने में फेल रहा है। प्रशांत किशोर ने विधानसभा की 4 सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने के बाद संवाददाताओं से को संबोधित करते हुए उनकी जनसुराज पार्टी को मिले 10% मतों के कारण आरजेडी की 3 सीट हार के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि राजद 30 वर्ष पुरानी पार्टी है, जब पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष के बेटे तीसरे स्थान पर रहे। यह क्या इसके लिए जनसुराज को दोष दिया जा सकता है। साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा है कि बेलागंज में सभी मुस्लिम वोट जदयू को गए हैं। इमामगंज में जनसुराज ने राजद के एनडीए के वोटों में सेंधमारी की नहीं तो फिर जितन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की जीत का अंतर बड़ा होता। हमने हमेशा कहा है कि हमारी लड़ाई एनडीए से है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली राजद के साथ नहीं, लेकिन नीतीश कुमार कोई बड़ा कारक नहीं बन पाए हैं, जहाँ उनकी पार्टी को लगभग 11% मत प्राप्त हुए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि हमने 10% मत हासिल किए हैं। हालांकि कई सीट पर जनसुराज की कोई भी उपलब्धि नहीं थी, क्योंकि इन क्षेत्रों को अभी तक पदयात्रा भी नहीं हुआ है। दोस्तों बिहार विधानमंडल के लिए नवनिर्वाचित सदस्य दीपा मांझी ने एक साथ कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। दीपा मांझी ऐसी पहली महिला विधायक हैं जो कि सदन में अपनी मां के साथ बैठेगी, जब उनकी मां ज्योति देवी पहले से विधायक हैं। जब दीपा ऐसी तीसरी महिला विधायक हैं जो अपने पति के साथ सदन में दिखेगी। जब संतोष सुमन और फिर बिहार विधान परिषद के सदस्य के साथ नीतीश सरकार में मंत्री है। जब राबड़ी देवी के बाद दीपा दूसरी ऐसी महिला सदस्य है जिनके परिवार के 3 सदस्य विधानमंडल और फिर 1 सदस्य सांसद में है। मांझी दंपति बिहार विधानमंडल में ऐसे तीसरी दंपति है जो कि एक कालखंड में निर्वाचित होकर के विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य बने हैं। संतोष सुमन विधान परिषद के सदस्य हैं, जबकि उनकी पत्नी दीपा मांझी विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई है। लालू प्रसाद यादव और फिर नीरज बबलू के बाद ये तीसरे ऐसे पति पत्नी हैं जिनको एक साथ सदन में देखने को मौका मिलेगा। इससे पहले लालू प्रसाद यादव और फिर राबड़ी देवी दोनों विधानमंडल की सदस्य रह चुकी हैं। लालू दंपति के अलावा नीरज कुमार बबलू और फिर उनकी पत्नी नीलम कुमारी एक साथ बिहार विधानमंडल की सदस्य रह चुके हैं। नीरज बबलू जहां पर छातापुर से विधानसभा के सदस्य थे, वहीं पर उनकी पत्नी नीलम देवी विधान परिषद की सदस्य थी। एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि अब बालू लदे ट्रक
ट्रैक्टरों को पकड़वाने पर पैसे मिलेंगे। नीतीश सरकार ने ये गजब की स्कीम निकाली है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और अगर आप बालू पकड़वा देते हैं तो आपको इनाम दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे। आपको बता दूं कि उप मुख्यमंत्री और खान एवं भूतत्व मंत्री विजय सिन्हा ने बालू घाटों का हेलीकॉप्टर से औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान कई गड़बड़ियां सामने आई थी। इसके बाद अवैध बालू कारोबारियों के विरुद्ध अभियान चला करके कार्रवाई की गई है। इस दौरान सारण जिले के डोरीगंज से 30,000 ट्रक बालू यानी कि 15 लाख सेफ्टी बालू जब्त किया गया है। ये कार्रवाई अभी भी जारी है। इस कार्रवाई में 4 ट्रक, 6 ट्रैक्टर और फिर जेसीबी के साथ कई गिरफ्तारियां भी हुई है। जब भाजपा प्रदेश मुख्यालय में रविवार को उप मुख्यमंत्री ने ये जानकारी पत्रकारों को दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने ट्रक पकड़वाने वालों को 10,000 रुपए और ट्रैक्टर पकड़वाने वालों को 5,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। जल्द ही करीब 3 से 4 दर्जन ऐसे सामाजिक योद्धाओं को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर पुरस्कृत किया जाएगा। विजय सिन्हा ने चेतावनी दी है कि यदि अवैध खनन जारी रहा तो फिर दोषी अधिकारियों और फिर थानों के पदाधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य राजस्व की चोरी रोकना और खनन को नियमित करना है। उन्होंने कहा है कि सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के साथ आगे बढ़ रही है। दोस्तों, बिहार के 2 एयरपोर्टों से अगले साल तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू हो जाएगी। जब बिहार के पटना एयरपोर्ट और दरभंगा एयरपोर्ट से नेपाल और दुबई समेत कुछ देशों के लिए विमान सेवा शुरू होगी। इसके लिए दोनों एयरपोर्ट पर आधारभूत संरचनाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। जब विभागीय सूत्रों के माने तो पटना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम पूरा होते ही इस दिशा में काम शुरू कर दिया जाएगा। तब तक दरभंगा एयरपोर्ट पर भी नाइट लैंडिंग की सुविधा बहाल हो जाएगी। पिछले दिनों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों का दल बिहार के मुख्य सचिव से मुलाकात करके बिहार में उड्डयन क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार पर गंभीरता से विचार किया गया। दरभंगा एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 12,000 फुट तक बढ़ाने के लिए बिहार सरकार से 90 एकड़ अतिरिक्त भूमि मांगी गई है। जब बिहार सरकार ने अगले 6 माह में जमीन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। रनवे की लंबाई 12,000 फुट होने के बाद ये एयरपोर्ट बिहार का सबसे लंबा रनवे वाला एयरपोर्ट हो जाएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार के बक्सर में लिट्टी चोखा का मेला लगाया जाता है? जी हाँ, आपको बता दो कि लिट्टी चोखा अपनी पहचान विश्व स्तर पर बना चुका है। आज की तारीख में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जब बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से लोग इस मेले में शामिल होने के लिए आते हैं, जबकि शाहबाद जिला, बलिया, गाजीपुर के लोगों के लिए ये मेला किसी त्योहार से कम नहीं है। यहाँ पर आकर के लोग पहले गंगा स्नान करते हैं, फिर लिट्टी चोखा बना करके खाते हैं। आपको बता दो कि धार्मिक वेताओं के माने तो ये परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है। बक्सर को सिद्धाश्रम के नाम से भी जाना जाता है। जहां आपको बता दो कि महर्षि विश्वामित्र द्वारा कराए गए नारायण मख यज्ञ के समापन के बाद भगवान राम लक्ष्मण कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुके थे। इस यात्रा के दौरान भगवान राम ने ऋषि महर्षियों की हाल चाल जाने और फिर उनके आशीर्वाद लेने के लिए 5 महर्षियों के आश्रम भी गए। दोस्तों, नालंदा में जदयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार बिहार शरीफ पहुंचे। इस दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव का परिणाम आया है और फिर महाराष्ट्र में एनडीए के जरिए अच्छा प्रदर्शन किया गया है और जो यहाँ के लोगों की आशंकाएं हैं उस पर बनने वाली सरकार काम करेगी। श्रवण कुमार ने कहा है कि उपचुनाव में भी एनडीए जीता है और फिर आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा। जो लोग दम भरते थे उनका दम घुटने लगा है। 2025 में दम घुट जाएगा। जब विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठा रहा है, इस सवाल पर मंत्री ने कहा कि जब हार होती है तब ईवीएम पर सवाल उठता है। झारखंड में भी जीत हुई है, वहां पर क्यों नहीं सवाल उठ रहा है? ईवीएम पर सवाल तब उठता है जब इंडिया गठबंधन हारती है। झारखंड चुनाव में इंडिया गठबंधन जीती है, वहां भी ईवीएम पर आरोप लगना चाहिए। वहीं पर यूपी के मुख्यमंत्री ने एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। इसका असर कितना देखने को मिला, ये सवाल पूछा गया। तो इस सवाल पर मंत्री ने कहा कि हम लोग समरस समाज की स्थापना करने वाले लोग हैं। सभी धर्म और फिर सभी मजहब को एक साथ लेकर के चलने वाले हैं। जहाँ पर सभी लोग एक साथ चलते हैं वहाँ के राज्य की तरक्की होती है। विकास के साथ साथ जो काम करने के लिए सोचते हैं वह जीतते हैं। इस नारे को बिहार में लागू किया जाएगा। इस सवाल पर मंत्री ने कहा कि हम लोग समरस समाज से लोग हैं। दोस्तों, बिहार में वायु प्रदूषण की मार बड़ी है। जहां राजधानी पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर समेत कई शहरों की हवा बिगड़ गई है, वहीं पर भागलपुर शहर में भी वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब हो रही है। नवंबर के पहले सप्ताह से ही वायु गुणवत्ता सूचकांक अधिक रहा है। शनिवार को भी मायागंज, कचहरी चौक, तिलका मांझी चौक और फिर स्टेशन चौक के पास आबो हवा खराब रही। यहाँ का अधिकतम AQI 283 रहा। शनिवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से 7 गुना अधिक सूक्ष्म धूलकण और फिर गैस भागलपुर शहर की हवा में मौजूद रहे। इससे रोजाना 4 सिगरेट
सिगरेट पीने जितना नुकसान लोगों को झेलना पड़ रहा है। फेफड़े में जा रही प्रदूषित हवा के कारण बीमार, वृद्ध और फिर बच्चे समेत ज्यादातर लोगों को सांसें लेने में कठिनाइयां महसूस हो रही है। आपको बता दें कि डॉक्टरों के अनुसार लोगों को घर से बाहर निकलने के बाद मास्क का प्रयोग करना चाहिए। दरअसल ठंडी हवा का दबाव अधिक होने से धूल और गैस धरती की सतह के पास जमा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा भी उन शहरों में लोगों को मास्क लगा करके निकलने की सलाह दी जाती है जहां की आबोहवा बिगड़ी हुई है। भागलपुर जिले में ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ रहा है। शाम से लेकर के सुबह तक लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। सुबह में धुंध का असर बना हुआ है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शुष्क पछुआ हवा चलती रही है। जब दोपहर में अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री और फिर तड़के सुबह न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहा। दोस्तों, बिहार के बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संभल में हुई घटना पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब देश इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा है कि वे हर गलत चीज के साथ खड़े रहते हैं। दरअसल बेगूसराय में मीडिया से बातचीत करने के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संभल में हुई घटना पर सवाल दाग दिया। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि संभल में जो एक समुदाय की ओर से हमला किया गया और वो भी सरकारी तंत्र पर, यह हमला सरकारी तंत्र पर नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र और कानून पर है, जिस पर उन्हें भरोसा नहीं है। अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा जिस ढंग से ये हमला किया गया है। संभल की घटना को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में मुसलमानों का इस्तेमाल किया और अब वे हर गलत बात का समर्थन कर रहे हैं। देश अब इस तरह के हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, अब सेल्फी मोड में हाजिरी लगाना होगा शिक्षकों को। जी हां, आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शनिवार को शिक्षा की बात की है। हर शनिवार शिक्षकों और छात्रों का सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि विभाग छात्रों के स्किल ट्रेनिंग को लेकर के काम कर रहा है। इस माह ही इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और ITI से स्कूलों को जोड़ा जाएगा, जिससे क्लास 8 से लेकर के 12वीं तक के छात्रों को स्किल ट्रेनिंग में मिलेगी। वहीं पर 1 दिसंबर से शिक्षकों के आने जाने की निगरानी फोटो के साथ अटेंडेंस के माध्यम से होगी और जल्द ही विभाग की तरफ से SOP बनाया जाएगा। इसको लेकर के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सभी स्कूलों में वॉल पेंटिंग का काम होगा। इसको लेकर के विभाग ने तैयारियां की है, जिससे विभाग की ओर से ये तय कर दिया जाएगा कि किस क्लास में किस तरीके की पेंटिंग होगी। साथ ही स्कूल की दीवारों पर महापुरुषों के स्लोगन भी रहेंगे। इस संबंध में सभी स्कूलों को पत्र भेजा जाएगा। इसके अलावा स्कूल टाइमिंग को लेकर भी विभाग के स्तर पर काम किया गया है, जिसमें ऐसे स्कूल जहाँ पर कक्षा कम है उन स्कूलों के हेडमास्टर ही शिक्षकों के लिए फ्लेक्सिबल टाइमिंग सेट करेंगे, ताकि शिक्षकों को परेशानी नहीं हो और फिर बच्चे भी पूरी क्लास कर पाए। दोस्तों, बिहार में सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। अब तक बालू माफिया के 3,000 ट्रैक्टर जब्त कर लिए गए हैं और 100 करोड़ से भी ज्यादा वसूली हुई है। आपको बता दो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और खनन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार में किसी भी स्थिति में अवैध खनन नहीं होगा। राजस्व की लूट की छूट किसी को भी नहीं दी जाएगी। इस धंधे में शामिल लोगों पर कार्रवाई होगी। डिप्टी CM विजय सिन्हा ने बताया है कि हेलीकॉप्टर से बालू घाटों का निरीक्षण करके अवैध कारोबार पर नकेल कसा जा रहा है। जहाँ अब तक की कार्रवाई में 3,000 ट्रकों को जब्त किया गया है, जिनमें करीब 15 लाख सेफ्टी बालू बरामद हुआ है। जब सरकार ने करीब 100 करोड़ का जुर्माना भी बालू माफिया से वसूला है। सड़कों पर जाम की समस्या पर उन्होंने कहा है कि इसके लिए खनन विभाग और फिर पथ निर्माण विभाग साथ मिलकर के काम करेगा। महाराष्ट्र और झारखंड सहित बिहार के उपचुनाव परिणाम के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बयान देते हुए कहा था कि झारखंड के बाद अब बिहार में जीतेंगे। तेजस्वी यादव के इस बयान पर रविवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कड़ी टिप्पणी कर दी है। उन्होंने तेजस्वी यादव को थेथर बताया है। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि कुछ नेता थेथरलॉजी का डिग्री लिए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे गाँव में कहा जाता है कि थेथर हो गई। तेजस्वी यादव का ये बयान खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। जब तेजस्वी यादव का मन दुखी है तो फिर कोई ना कोई बात बोल करके अपने दुख को सहला रहे हैं। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि हर कोई सामने वाला आईना में देख रहा है कि मगध और शाहबाद की धरती पर एनडीए ने बुलंदी के साथ झंडा गाड़ा है। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो फिर आप बोलिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि सच्चाई क्या है, क्योंकि आईना में सब लोग देखते हैं। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बाद आया है, जहां पर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल भारत, विकसित भारत जैसे मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विलुप्त होती गौड़िया पर भी चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत के तहत अपने आसपास साफ सुथरा वातावरण रखने की भी अपील की थी।
दोस्तों, केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने मुजफ्फरपुर में बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने बिहार में एनडीए की हालिया चुनावी जीत को आतंक के युग का अंत बताया। जब मंत्री ने कहा है कि गया के बेलागंज जैसी सीटें जो वर्षों से आतंक के साये में थी, अब एनडीए की जीत से मुक्त हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि एनडीए ने 4 सीटों पर जीत दर्ज करके ये साबित कर दिया है कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए अटूट विश्वास जताया है। ललन सिंह ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर कटाक्ष करते हुए उन्हें बाजार में दुकान लगाने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर जैसे लोग आते हैं, बाजार में अपनी दुकान लगाते हैं, थोड़ी देर जनता को भ्रमित करते हैं और फिर अपनी दुकान समेट करके चले जाते हैं। ललन सिंह ने कहा कि गया के बेलागंज जैसे इलाके जो कि आतंक और फिर भय का केंद्र माने जाते थे, अब एनडीए की जीत से लोकतंत्र के प्रकाश में आ गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि एनडीए ने सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी बड़ी जीत हासिल की है। ये प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और फिर एनडीए के प्रति जनता के विश्वास का परिणाम है। बिहार विधानसभा उपचुनाव में करारी हार के बाद अब लालू प्रसाद यादव भगवान की श्रेणी में चले गए हैं। जी हां, आपको बता दूं कि बिहार की राजनीतिक गलियारों से एक सनसनीखेज मामला निकल करके सामने आया है, जहां पर बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक परिवार उपचुनाव के रिजल्ट के बाद भगवान भोलेनाथ के शरण में जा रहे हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव विशेष विमान से मध्य प्रदेश रवाना हुए हैं। उज्जैन में पूजा पाठ करने के बाद लालू परिवार वापस पटना आएंगे। जब बिहार विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद लालू परिवार भोलेनाथ की शरण में जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बिहार विधानसभा उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भोलेनाथ की शरण में गए हैं। जब मिल रही जानकारी के अनुसार लालू परिवार पटना से उज्जैन के लिए रवाना हो गए हैं। पटना एयरपोर्ट से लालू परिवार उज्जैन के लिए रवाना हुए हैं। राजद के कुछ नेता भी उनके साथ गए हैं। उज्जैन में पूजा पाठ करने के बाद देर शाम मध्य प्रदेश से परिवार वापस आ जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी कैसे कमाल करेगी, ये सवाल है, क्योंकि तेजस्वी यादव के दावे से एनडीए में भूचाल मच गई है। आपको बता दूं कि आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में 24 नवंबर को बदलू बिहार कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा है कि झारखंड में एनडीए की करारी हार हुई है, बिहार में भी बदलाव होगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस डबल इंजन की सरकार में इंजन भ्रष्टाचार और दूसरा इंजन अपराध में लगा हुआ है। बिहार में 20 सालों से एनडीए की सरकार है और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 11 साल से हैं, लेकिन उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया है। 2 करोड़ रोजगार का वादा नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, लेकिन रोजगार नहीं मिला। लोग रोज पलायन कर रहे हैं। महंगाई और फिर गरीबी से लोग त्रस्त हैं। पहले 400 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता था, अब 1200 रुपए में मिल रहा है। जब बिजली के बिल से लोग भी परेशान है, जो कि स्मार्ट मीटर लगाया गया है। ये स्मार्ट मीटर नहीं बल्कि ये स्मार्ट शीटर है। जहाँ वहीं पर बीजेपी के नारे एक हैं तो सेफ हैं, पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अलग कौन है, सब तो एक ही है। ये देश एक ही है, राज्य एक ही है, तो अलग कौन है। नफरत फैलाने का काम बीजेपी करती है। ये लोग 2024 में झारखंड हारे हैं और 2025 में बिहार हारेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि लैंड सर्वे यानी कि जमीन सर्वे में भ्रष्टाचार हो रहा है, पुल पुलियां टूट रहे हैं। बाढ़ आता है तो फिर केंद्र सरकार स्पेशल पैकेज नहीं देती है। जब हम सब मिलकर के मोदी सरकार को हटाएंगे। जब हम सरकार में उप मुख्यमंत्री थे तो फिर हमने जातिगत जनगणना करवाई, आरक्षण की सीमा बढ़ा करके हम लोगों ने 65% किया। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। गांधी मैदान में राजनीतिक रैलियां होती थी, हमने उसी गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांट करके इतिहास रच दिया। ये कहना है तेजस्वी यादव का। नीतीश ही फेस, नीतीश ही बेस्ट। जैसे कि आपको पता है कि राष्ट्रीय और फिर प्रादेशिक राजनीति की दृष्टि से शनिवार को काफी कुछ घटा। जब विशेष करके महाराष्ट्र में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सराहा, उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं जब शनिवार की शाम को महाराष्ट्र में एनडीए की बड़ी जीत को लेकर के दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उत्सव मनाया गया, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष तौर पर बिहार विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की जीत का जिक्र किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा है कि बिहार उपचुनाव में 4 सीटों पर हमने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जीत हासिल की। जय निश्चित तौर पर बिहार की जीत बड़ी है, लेकिन उससे भी बड़ा जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर जेपी नड्डा का एक साथ नीतीश कुमार की तारीफ करना बिहार की राजनीति के लिहाज से और भी बड़ा है। जब बिहार में अगर आप देखें तो फिर उपचुनाव में जीत के बाद एनडीए के सभी नेताओं का मुख्यमंत्री आवास एक नए मार्ग पर जुट
जाना और सामूहिक फोटोग्राफ खिंचवाना, ये भी एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेजिंग है। इसके साथ ही उपचुनाव में जीत के बाद पटना की सड़कों पर पोस्टरों का लग जाना, जिसमें 2025 फिर से नीतीश कुमार का नारा बुलंद करना भी एक बड़ा सियासी संदेश है। यहाँ पर एक बात का जिक्र करना जरूरी है कि महाराष्ट्र में एनडीए की जीत के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तो फिर उन्होंने खास तौर पर बिहार की चर्चा की। बिहार में चर्चा करते हुए महाराष्ट्र को जोड़ा और फिर वहां उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने कुर्सी फर्स्ट को नकारा है। उनकी बात का स्पष्ट संदेश भी है कि सीएम की कुर्सी से बड़ी बात एनडीए को एकजुटता की जीत रही, जिस पर विरोधी अलायंस इंडिया अलायंस में सीएम की कुर्सी को लेकर के खींचतान होती रही। दोस्तों, जीतन राम मांझी ने चुनाव जीतने के बाद अपनी बात रखी है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करने के दौरान पीएम मोदी को वैश्विक चमत्कारी नेता बताया है। साथ ही आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भी एनडीए गठबंधन की अप्रत्याशित जीत का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और फिर नीतीश कुमार दोनों सफल नेता है। उनके काम के बदौलत ही बिहार उपचुनाव की सभी सीटों पर हमने सफलता प्राप्त की है। इस दौरान जीतन राम मांझी विपक्ष पर चोट करने से भी नहीं चुके और उन्होंने संविधान के साथ छेड़छाड़ वाले मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष के द्वारा लोकसभा चुनाव में इसी मुद्दा बना करके लोगों में भ्रम फैलाया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब पीएम मोदी और फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा आरक्षण और फिर संविधान के सभी कभी खिलाफ नहीं है और जनता भी ये जान चुकी है, जिसका परिणाम अब अपार जीत के बाद सामने है। जब उन्होंने कांग्रेस को कोसते हुए कहा है कि कांग्रेस खुद तो डूबी ही, लेकिन उसने अपने साथ वालों को भी कहीं का नहीं छोड़ा। जब आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी बिहार में 20 नवंबर को हुए 4 सीटों उपचुनाव के नतीजे के बाद मीडिया के सामने अपने विचार रख रहे थे। बिहार वासी सावधान हो जाइए, क्योंकि कड़ाके की ठंड जल्द ही पड़ने वाली है। आपको बता दूं कि पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने भी सभी को अलर्ट के लिए कहा है, जब कभी भी मौसम का मिजाज बदल सकता है, बारिश भी हो सकती है, जिससे सर्दी और बढ़ जाएगी। वहीं पर बात करें बिहार की, तो फिर यहाँ भी कड़ाके की सर्दी लोगों को परेशान कर सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने पहले से ही लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार में मौसमी बदलाव के साथ सर्दी का असर धीरे धीरे बढ़ने की ओर है, लेकिन तापमान अभी सामान्य से अधिक बना हुआ है। जहाँ इस सप्ताह ठंड में कमी देखने को मिल रही है और फिर अधिकतम तापमान कई जिलों में सामान्य से ऊपर दर्ज हो रहा है। बिहार के गांव वालों की बल्ले बल्ले हो गई है। मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ी ही खुशखबरी दी है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली प्राथमिकता बेहतर सड़क है। मुख्यमंत्री ने 14 नवंबर को ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5 वर्षीय रूटीन अनुरक्षण अवधि से बाहर एवं स्वीकृति के लिए लंबित करीब 28,000 किलोमीटर ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण, उन्नयन और फिर नवीनीकरण किए जाने का लक्ष्य है। इस पर लगभग 23,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इस योजना के तहत कार्य प्रमंडल लखीसराय के अधीन 137 ग्रामीण सड़कों का भी चयन किया गया है। इसकी कुल लंबाई 213 किलोमीटर है। झारखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने डिप्टी सीएम पद देने से इनकार कर दिया है। जब झारखंड विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस को डिप्टी सीएम पद देने से इनकार कर दिया है। हेमंत सोरेन ने कांग्रेस को साफ बता दिया है कि जो व्यवस्था थी वही चलाइए, जहाँ बेवजह नई नई मांग मत लाइए, हम जैसे सब मजबूत थे वैसे ही बने रहेंगे। जब कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय के जरिए डिप्टी सीएम पद को लेकर के आवाज उठाई थी। झारखंड चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर इस बात की चर्चा जोर पकड़ने लगी थी कि उसे झारखंड में डिप्टी सीएम का पद मिलना चाहिए, लेकिन हेमंत सोरेन ने आवाज को वहीं पर दबा दिया जहां से उठी थी। अब देखना है कि कांग्रेस और जेएमएम के बीच में किस तरीके का समझौता होता है और सरकार बनती है। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा नीत गठबंधन ने झारखंड में लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है और फिर उसने 81 सदस्यीय विधानसभा में से 56 सीटें जीत करके बीजेपी नीत एनडीए को करारी शिकस्त दी है। 2019 में चुनाव में झामुमो कांग्रेस गठबंधन 47 सीटों पर जीत हासिल की थी। जेएमएम ने 34 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि गठबंधन सहयोगी कांग्रेस और फिर आरजेडी ने 16 और 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद भाजपा गठबंधन महायुति ने खुशी की लहर है। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में भाजपा 133 सीट जीत करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। दिल्ली भाजपा मुख्यालय में भाजपा जश्न मना रही है। भाजपा मुख्यालय में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सुशासन और न्याय की जीत कहा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस के झूठ को बेनकाब कर दिया है। जाते जाते कांग्रेस ने दिल्ली के आसपास संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि वक्फ बोर्ड कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का एक उदाहरण है। उन्होंने कहा है कि संविधान में वक्फ कानून के लिए कोई जगह नहीं है। हम सभी जानते हैं कि बाला साहेब ठाकरे ने इस देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि सत्ता की लालसा से प्रेरित होकर की कांग्रेस उनकी पार्टी के एक धड़े को अपने साथ लेने में कामयाब रही, लेकिन कोई भी कांग्रेस नेता कभी भी बाला साहेब के सिद्धांतों की प्रशंसा नहीं कर सकता। दोस्तों, बिहार के अंदर पिछले कुछ दिनों से ट्रेनों पर पत्थरबाजी के मामले काफी देखने को मिल रहे हैं। जहाँ ऐसे में असामाजिक तत्वों ने एक बार फिर से चलती ट्रेन को अपना निशाना बनाया है और राजधानी एक्सप्रेस पर पथराव किया है, जिससे ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। हालांकि सहरसा में इस ट्रेन को दूसरी बार निशाना बनाया गया है और फिर चलती ट्रेन में पत्थरबाजी की गई है। इस घटना में एसी कोच के कई शीशे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जानकारी के अनुसार रेलवे बोर्ड खास ट्रेनों में से एक सहरसा पटना राजधानी सुपरफास्ट ट्रेन को एक बार फिर से असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी करके निशाना बनाया है। पत्थरबाजी की घटना में इस ट्रेन के एसी कोच के कई शीशे चकनाचूर हो गए हैं। हालांकि घटना में किसी यात्री के हताहत होने की कोई भी खबर नहीं है। बिहार की राजधानी पटना में सुबह सुबह आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव सचिवालय थाने पहुंच गए। जहां हाथों में शिकायत लेकर के थाने पहुंचे तेज प्रताप यादव ने पुलिस से मुकदमा दर्ज करने और फिर एक व्यक्ति को अरेस्ट करने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति उन्हें लगातार बदनाम करने और फिर छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह से वे मानसिक तनाव में आ गए हैं। फिलहाल पुलिस ने उनकी शिकायत लेकर के मामले की जाँच में जुट गई है। तेज प्रताप यादव ने अपनी शिकायत में बताया है कि आरोपी व्यक्ति भागलपुर के मसाक का रहने वाला डॉक्टर आर्यन यादव है। उन्होंने बताया है कि उस व्यक्ति को वे जानते तक नहीं हैं, लेकिन वह उन्हें लगातार बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि बैनर और पोस्टर लगा करके उनके कार्यक्रमों की झूठी सूचना दे रहे हैं, इससे उनकी छवि धूमिल हो रही है। उन्होंने बताया है कि भागलपुर में उनका हाल फिलहाल में कोई भी कार्यक्रम नहीं है। दोस्तों, अक्सर दहेज को लेकर के बेटियां प्रताड़ित होती रहती है। डिमांड पूरी ना करने पर यहां तक कि उसकी जान ले ली जाती। कई घटनाएं आपके सामने में आ चुकी होगी, लेकिन हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिससे आपके पैर के नीचे जमीन खिसक जाएगी। शादी करने से पहले आपको इस डिमांड का ख्याल रखना जरूर होगा, वरना आपके साथ भी ऐसी घटना घट सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार के मुजफ्फरपुर में दहेज की डिमांड पूरी ना करने पर एक दूल्हे को 3 दिनों तक बंधक बना लिया गया। जब पंचायत के बावजूद भी मामले का निपटारा नहीं हुआ, पुलिस की पहल से दूल्हे को मुक्ति मिली है। दरअसल पियर थाना क्षेत्र के पीरापुर गांव के रहने वाले एक युवक की शादी बरियारपुर थाना क्षेत्र के राजा पकर गांव की एक लड़की के साथ तय हुई है। जहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा था। 18 नवंबर को दोनों की शादी थी। लड़का शादी के लिए शेरवानी पहन करके सज धज करके पहुंचा, फिर उसका खूब स्वागत हुआ। सभी बारातियों के भी नाश्ते खाने का इंतजाम किया गया। जब दूल्हे और फिर दुल्हन ने एक दूसरे को वरमाला भी पहनाया और फिर समय के साथ रस्म भी पूरी हुई। जैसे ही शादी करने के लिए दूल्हा मंडप तक पहुंचा, वैसे ही लड़की पक्ष वाले ने उसका रास्ता रोक लिया। कहा कि रुको, ये शादी नहीं हो सकती। ये सुनकर के लड़का और बाराती में पहुंचे लोग हैरान हो गए। तब लड़के वाले ने पूछा कि ये शादी क्यों नहीं होगी। तभी लड़की पक्ष ने उनसे 2 लाख रुपए की मांग की और कहा कि पैसे दो फिर शादी होगी। इतना ही नहीं, उसके बाद लड़की वाले लड़के के दूल्हा और फिर दूल्हे के पिता को 3 दिनों तक बंधक बना करके रखा, जिसकी जानकारी बरियारपुर थाने को लगी। जिसके बाद पुलिस की एंट्री हुई। मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्रवाई करते हुए राजा पकर गांव में बंधक बने दूल्हा और उसके पिता को मुक्त कराया गया। फिर दोनों पक्षों को समझा बुझा करके ग्रामीणों और फिर पुलिस की मौजूदगी में गांव के ही एक मंदिर में दोनों की रजामंदी के साथ शादी करवाई गई। दोस्तों, बिहार के रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने घोषणा की है कि बिहार के 17 जिलों में जल्द ही नए 50 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, यानी कि CHC खोले जाएंगे। राज्य सरकार ने इन केंद्रों के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिससे राज्य की यानी कि बिहार की स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। खबर के अनुसार सरकार के इस फैसले से खास करके ग्रामीण और फिर दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को त्वरित इलाज उपलब्ध होगा। इन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण से इन जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा और फिर स्थानीय लोगों को उनके घर के पास उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सीय सुविधाएं मिलेगी, जिससे इलाज की प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक और फिर त्वरित बनाया जा सकेगा।
दोस्तों बिहार में नौकरी करने वाले शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने गुरुवार को शिक्षकों के तबादले से संबंधित एक नया आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के अनुसार जो शिक्षक गंभीर बीमारी या फिर अन्य गंभीर समस्याओं से ग्रसित हैं वे हस्तांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह खबर के अनुसार ये शिक्षक 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब तक जो भी ऑनलाइन आवेदन ई शिक्षा कोष पोर्टल पर हस्तांतरण के लिए किए गए थे उन्हें अब रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने इस आदेश में यह भी जिक्र किया है कि जो आवेदन 7 से 22 नवंबर के बीच आए थे वे अब अप्रासंगिक हो गए हैं, क्योंकि हस्तांतरण नीति की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि विशेष समस्याओं के दायरे को लेकर के कोई भी स्पष्ट परिभाषा नहीं की गई है। दरअसल प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि हस्तांतरण नीति को देखते हुए शिक्षकों की तरफ से हस्तांतरण के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अभी तक प्राप्त आवेदन पर अब तक किसी तरह का विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों बिहार की 31 लाख जीविका दीदी लखपति दीदी के रूप में चिन्हित की गई है। जय इन दीदियों का चयन 1 साल के अंदर किया गया है। जय इनकी सालाना आमदनी 1 लाख या फिर उससे अधिक है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट्स के अनुसार जीविका के तहत लखपति दीदी की संख्या बिहार में सबसे ज्यादा है। यह बिहार पहला राज्य है जहाँ पर 31 लाख से अधिक जीविका लखपति दीदी बनी है। केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना की शुरुआत साल 2023 में हुई थी। ग्रामीण महिलाओं में आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत कृषि, गैर कृषि और फिर सेवा आधारित गतिविधियां शामिल है। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है। महिलाओं को खेती, पशुपालन, छोटे व्यवसाय से जोड़ा गया है। यह उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण के रूप के साथ सामाजिक सशक्तिकरण, स्थानीय रोजगार का सृजन और फिर अस्थायी विकास के प्रति जागरूक किया गया है। वहीं पर राज्य भर की सभी लखपति दीदियों का एक समूह बनाया जाएगा। इसके माध्यम से अन्य ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। महिलाओं को छोटे स्तर पर कैसे व्यवसाय शुरू कर सकते हैं इसकी जानकारी दी जाएगी। दीदियां अपने संघर्ष के बारे में सभी को बताएंगी। उन महिलाओं को मोटिवेट करेगी जो घर से ही बैठ करके कुछ करना चाहती है। दोस्तों राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में किशनगंज के 5 खिलाड़ी शामिल हुए हैं और 5 खिलाड़ी शतरंज का खेल खेल रहे हैं, जो कि सोमवार को खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा। आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर में 6 दिवसीय प्रतियोगिता चल रही है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में 6 दिवसीय प्रतियोगिता आयोजित की गई है और जिसमें किशनगंज के 5 खिलाड़ी शामिल हुए हैं और विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का भी मौका मिलेगा। तो मुजफ्फरपुर के तिरहुत शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय में अवस्थित रवि नंदन शाह इंडोर स्टेडियम में 6 दिवसीय बिहार राज्य एमेच्योर रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता प्रारंभ है, जिसका समापन सोमवार को होगा। कुल 9 चक्र की इस शतरंज प्रतियोगिता के 4 पुरुष और 4 महिला शीर्ष विजेता खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदेश का नेतृत्व करने का गौरव प्राप्त होगा। इस प्रतियोगिता में अपने किशनगंज जिले से आयुष आनंद, हार्दिक प्रकाश, मोहम्मद अमानुल्लाह, अंशुमन राज और शौर्य आनंद भी शामिल हो चुके हैं। दूसरे चक्र के समापन तक अंशुमन की रेटिंग 1510 और मोहम्मद शौर्य एवं हार्दिक 1-1 अंक अर्जित कर लिए हैं। आपको बता दें कि जिला शतरंज संघ के मानद महासचिव शंकर नारायण दत्ता और आयोजित सचिव तथा चेस क्रॉस के प्रमुख कमल कर्मकार ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि प्रतियोगिता में पटना, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, भागलपुर, जहानाबाद सहित बिहार के कुल 30 जिलों से 217 खिलाड़ीगण आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इनमें से कुल 72 खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय फीडे रेटिंग प्राप्त है। इस प्रतियोगिता में अपना उत्तम प्रदर्शन करने के लिए संघ परिवार के युगल किशोर तोसनीवाल, त्रिलोक चंद्र जैन, आंची देवी जैन, डॉक्टर राजकरण दफ्तरी, डॉक्टर इच्छित भारत, धनंजय जायसवाल, ए कविता जुनियालाना, सुशांत गौप, मनीष दफ्तरी, राकेश रंजन जायसवाल, आयशा खातून, पंकज भार्गव, अतुल रोशन, तफीमुर रहमान, सुजय मिश्रा, अभिषेक मंडल, अभिषेक कुमार, बापी चंद्र बनिक, जय किशन प्रसाद, सुनीता अग्रवाल, डॉक्टर प्रोफेसर लिपि मोदी, रचना कुमारी और अन्य ने अपने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं प्रदान किया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और जनसुराज बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा खेला कर सकती है और तेजस्वी यादव के लिए यह खतरे की घंटी है। जी हां, क्योंकि उन्होंने ट्रेलर अभी दिखा दिया है। अब फिल्म शायद 2025 में देखने को मिलेगी। आपको बता दूं कि बिहार उपचुनाव परिणाम शनिवार को सामने आया तो एनडीए की बल्ले बल्ले रही। 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए ने महागठबंधन का सुफरा साफ कर दिया। 4 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीते, बेलागंज में 34 जीते और इन सभी 4 सीटों को एनडीए के जीतने का जो श्रेय है वो
AIMIM को और जनसुराज को ही जाता है, क्योंकि इन दोनों ने ही वोट काट करके आरजेडी गठबंधन का खेल बिगाड़ दिया है। बेलागंज में 34 साल का किला ध्वस्त करके जदयू ने अपना झंडा गाड़ दिया है, जबकि तरारी समेत 3 सीटें महागठबंधन के हिस्से में गई। इस उपचुनाव में राजद का खेल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने भी काफी अधिक बिगाड़ा है। उपचुनाव में राजद खाता तक नहीं खोल सका, जिसमें इन दोनों पार्टियों की बड़ी भूमिका रही, AIMIM और जनसुराज की। खास करके गया की बेलागंज और इमामगंज सीट पर इसका अधिक असर दिखा। जब प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, हालांकि किसी भी सीट पर इनके उम्मीदवार दूसरे नंबर पर भी नहीं पहुंच सके, लेकिन जीत हार तय करने में इनकी भी बड़ी भूमिका जरूर रही। खास करके राजद को AIMIM और जनसुराज के उम्मीदवार ने गया की 2 सीटों पर काफी नुकसान पहुंचाया। इमामगंज और फिर बेलागंज में दोनों दलों के उम्मीदवारों ने महागठबंधन के वोट बैंक में अच्छी खासी सेंध मारी। हालांकि एनडीए के भी वोटों को इन्होंने प्रभावित किया और फिर जीत के अंतर को कम किया। वहीं पर इमामगंज में वोटों की गिनती शुरू हुई तो फिर राजद पूरी तरीके से मुकाबले में बना रहा, लेकिन उसकी जीत का रास्ता रोकने में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बड़ी भूमिका निभाई। इमामगंज में एनडीए की जीत हुई। हिंदुस्तानी युवा मोर्चा पार्टी की उम्मीदवार दीपा कुमारी ने निकटतम प्रतिद्वंदी राजद के रोशन कुमार को 5,945 वोटों से हरा कर ये चुनाव जीत लिया। वहीं पर AIMIM के उम्मीदवार कंचन पासवान को इस चुनाव में 7,493 वोट मिले, जो कि हार जीत के अंतर से कहीं ज्यादा है। ये वोट अगर राजद में शिफ्ट होता तो आरजेडी की जीत तय थी। AIMIM उम्मीदवार को यहाँ अपनी जाति के वोटरों से अधिक मुस्लिम मतदाताओं का साथ मिला है, जब राजद के खाते के ये वोट AIMIM को मिले। वहीं पर इमामगंज में जनसुराज के उम्मीदवार ने जितेंद्र पासवान ने एनडीए उम्मीदवार को अधिक नुकसान पहुंचाया और उन्होंने अपनी जाति के वोटर में सेंध मारी की। ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का वोट बैंक था। जनसुराज को यहाँ मिले अधिकतर वोट एनडीए वोट बैंक का हिस्सा था। जनसुराज को ये वोट शिफ्ट हो जाने से जीत का अंतर यहाँ कम रह गया। वहीं पर बेलागंज विधानसभा में भी कुछ ऐसा ही स्थिति रही। यहाँ पर राजद के घर में जदयू ने अपना झंडा गाड़ दिया, जिसमें जनसुराज और AIMIM की बड़ी भूमिका रही। यहाँ पर आरजेडी की MOI समीकरण में जनसुराज के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद ने सेंध मारी की और अधिकतर मुस्लिम वोट राजद के बदले जनसुराज के खाते में चले गए। जनसुराज को मिले 17,285 वोट और AIMIM को मिले मात्र 3,533 वोट। राजद का खेल बिगाड़ दिया। जेडीयू की मनोरमा देवी यहाँ 21,391 वोटों के अंतर से जीती है। जनसुराज और AIMIM के वोटों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर वोट 20,818 वोट कटे हैं। जहाँ ये वोट आरजेडी के खाते में जाता तो फिर पासा पलट सकता था। मुसलमानों के दम पर राजनीति में उतरे प्रशांत किशोर मुसलमानों को अब हरकाने लगे हैं। एक वीडियो प्रशांत किशोर का वायरल हो रहा है जो मुस्लिम नेता को हरकाते हुए दिखाई दे रहे हैं और प्रशांत किशोर साफ शब्दों में उन्हें बेइज्जत जलील करते हुए दिख जाते हैं। जब सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों की भीड़ में प्रशांत किशोर उस मुस्लिम नेता को कहते हैं कि अरे आप नॉन स्टॉप काहे बोलते हो भाई, आप बैठिए पहले, नहीं तो बाहर जाइए यहाँ से। ये बात कोई और नहीं बल्कि खुद सियासी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर एक शख्स के कह रहे हैं और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि एक मुस्लिम नेता है जो कि जनसुराज के संस्थापक सदस्य हैं और 3 बार के पार्षद रह चुके हैं। उनको प्रशांत किशोर सरेआम बेइज्जत करते हैं, जलील करते हैं। आपको बता दूं कि चुनावी रिजल्ट आने के बाद प्रशांत किशोर मानो तो मुसलमानों के खिलाफ ही हो गए हों, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मुस्लिमों ने हमें वोट नहीं दिया है। जब मुसलमान बीजेपी जदयू को वोट दिया लेकिन जनसुराज को वोट नहीं दिया। अब इसी को लेकर के खुन्नस खाए प्रशांत किशोर मुस्लिम नेताओं को ही हरकाने लग गए हैं। जी अभी एक भी सीट नहीं आई है और इस कदर मुसलमानों से नफरत। अब सोचिए अगर सीट आ जाती या फिर आने वाले चुनाव में इनकी सरकार बन जाती है तो फिर ये क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात है। दरअसल बात यह है कि एक कार्यक्रम में प्रशांत किशोर पहुंचे थे और साथ ही साथ वहां पर मुजफ्फरपुर के जावेद आलम उर्फ गुड्डू जो कि 3 बार के पार्षद रह चुके हैं और जनसुराज के संस्थापक सदस्य हैं, वो माइक पर बोलते हैं तो प्रशांत किशोर को गुस्सा आ जाता है। प्रशांत किशोर ये सोचते हैं कि ये इतना माइक पर क्यों बोलता है, ये मुस्लिम है। प्रशांत किशोर शायद ये सोचते हैं कि ये इतना माइक पर क्यों बोलता है, हटाओ इनको। तो इसलिए प्रशांत किशोर उन पर भड़क गए, कहने लगे कि अरे काहे इतना नॉन स्टॉप बोलते हो, बैठ जाइए, हटाइए इनको, भगाइए यहाँ से। इस वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा और सुना जा सकता है कि सवाल पूछे जाने से प्रशांत किशोर काफी खफा है। प्रशांत किशोर मुजफ्फरपुर के जावेद आलम उर्फ गुड्डू को डांटते हुए कह रहे हैं कि अरे आप नॉन स्टॉप काहे बोलते हो, बैठिए यहाँ पर, नहीं तो बाहर जाइए, यहाँ से बाहर कीजिए इनको। जब वायरल वीडियो में देखा सुना जा सकता है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि सुनिए ना, आप नॉन स्टॉप
आप काहे बोलते हैं? कोई अनुशासन है कि नहीं? जो मन में आया बोल जाते हैं। बोल जाइएगा, आप बैठिए पहले, नहीं तो फिर बाहर जाइए, दिमाग मत खराब कीजिए मेरा। जी हाँ, इस तरह की गर्मा गर्मी वाली बातचीत के साथ वहाँ पर मौजूद कुछ लोग उस शख्स को समझाते हैं और प्रशांत किशोर से दूर ले जाकर के बैठाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद भी प्रशांत किशोर नाराज होते हुए दिखाई देते हैं। ये आपको बता दूं कि बिहार में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी कोई भी खास कमाल नहीं कर पाई है, बुरी तरीके से पिट गई है। खुद को चुनावी रणनीतिकार कहने वाले, खुद को चुनाव जितवाने वाले कहने वाले आज खुद अपना चुनाव हार गए हैं। चारों ही सीटों पर जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार बुरी तरीके से हार गई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।